Okay, question number 9. Consider a triangle formed by the points this. Let PZ be any point on its in circle, then prove that this AP square plus BP square plus CP square is equal to 5. Okay. ठीक. अच्छा, ये क्लियर है कि इसका मॉड और इसका मॉड, इन तीनों का जो मॉड है वो 2i√3 है। तो कहने का मतलब पॉइंट ए बी सी तीनों एक सर्कल पे आ रहे हैं और वो सर्कल है ये। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड π/2, तो इधर पे ही आएगा ये पॉइंट। बी है -5π/6, -π/6, दैट इज इधर भी आएगा कहीं। और सी जो है, इन दोनों के बीच का एंगल है 4π/6, दैट 2π/3, तो इधर भी आएगा -π/6, इधर भी आएगा सी। ठीक है, इजेड भी एनी पॉइंट, हाँ ठीक है। इनसे एक ट्रायंगल बनेगा, तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करा है। इसका सेंटर, इस एक सर्कल का जो सेंटर है वो है ओरिजिन, इसको हमने बोल दिया ओ। कहाँ थे? ठीक यार, बीच में डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो पी पॉइंट क्या है इसके? इन सर्कल, इन सर्कल जो बनेगा उस पर कोई भी एक पॉइंट पी लिया है। ठीक है, तो इस हमें फिर ये सर्कल पे कोई भी पॉइंट बोला है उसने ना, तो पॉइंट पी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो ये सेंटर लिया मैंने, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला इस पर, मिड पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं हमने पी। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगल एबीसी की। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला है मैंने, ठीक है, जो पॉइंट डी है वो डी पॉइंट क्या होगा बीसी के लिए। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे देखो कि ये 90 डिग्री है ना, तो एंगल ए ओ सी कितना होगा? ये ऐसे देखो, ए ओ बी कितना होगा? π/2 प्लस π/6, दैट इज एंगल ए ओ बी की बात कर रहा हूँ मैं। वो होगा π/2, क्योंकि ये तो π/2 हो गया, और फिर ये कितना है? π/6। यहाँ ज़्यादा नहीं बना रहा क्योंकि फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो कितना हो गया ये? 4π/6। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? -π/6 माइनस माइनस 5π/6, तो 4π/6। तो एंगल बी ओ सी 4π/6। ऐसे ही एंगल ए ओ सी निकालोगे तो वो भी 4π/6, दैट इज 2π/3। मतलब ट्रायंगल एबीसी क्या क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई। तो ओ से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो डी जो आएगा वो इसका मिड पॉइंट ही होगा। एक बार और देख लो, लेकिन नहीं समझ में आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बोला, क्योंकि ये जो एंगल बनेंगे ए ओ, ये वाला 2π/3, इधर ये 2π/3, ये 2π। ठीक है, तो ये जो इंसर्कल होगा इसका सेंटर तो हमें पता है कि क्या है, वो ओरिजिन। हमें रेडियस चाहिए। रेडियस किसके बराबर होगा? इस ओडी के बराबर, इस ओडी के बराबर। ठीक है, अब हमें इस ट्रायंगल के लिए बहुत कुछ पता है। क्या क्या पता है? अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। यहाँ से मैंने एल्टीट्यूड डाला,
तो यहाँ आएगा ओरिजिन, इधर आएगा, ठीक है। हमें हमारा टारगेट क्या होगा, ओडी निकालना। अच्छा, ओडी जो होगा, ओडी जो होगा, और ये हमें पता है ये कितना है, रेडियस के बराबर, तो रेडियस, इसकी रेडियस 2/√3, 2/√3 हमें निकालना है ओडी। ये एंगल पता है क्या, ये कितना होगा, 60 डिग्री, ये हो गया 30, तो ऐसे बोल सकते हैं ये हो गया कितना, 30 डिग्री, सही है। तो यहाँ से लिख दो sin 30, sin 30 डिग्री, ओडी अपॉन में ओसी, ओडी अपॉन में 2/2, और sin 30 कितना होगा, 1/2, तो ओडी आ गया आपका 1/, ओडी आ गया, मतलब ये सर्कल आ गया आपके पास। अब इस पर कोई भी पॉइंट, इस इन सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लेना है मुझे, तो वो ले सकता हूँ मैं, उसका एम्पलीट्यूड यही रहेगा, और सॉरी मॉडुलस यही रहेगा, और एम्पलीट्यूड ले लिया हमने कोई थीटा। आगे बात समझ में। तो अगले स्टेप पे पहुंचते हैं, उसने क्या पूछा, AP² प्लस BP² प्लस CP² इक्वल टू 5, ABC आपको दे रखा है। अब हमने क्या किया, A को Z1 लिया, B को लिया Z2, और C को लिया Z3। तो आपसे पूछ रहा है AP² मतलब क्या हुआ, Z और Z1 के बीच के डिस्टेंस का मॉड। इसको ओपन करते हुए हमें आता है मॉड Z का स्क्वायर, मॉड Z1 का स्क्वायर, माइनस Z1 बार Z1 Z के ऊपर। ऐसे ही BP² करेंगे तो क्या होगा, Z माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड Z² प्लस मॉड Z2² माइनस Z2 बार माइनस Z बार। फिर क्या बचा, CP² या PC², Z माइनस Z3 मॉड स्क्वायर, तो हो जाएगा मॉड Z² और Z3² माइनस Z3 बार Z बार Z। इन तीनों को आपको ऐड करना है। अब तीनों को तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो AP² प्लस BP² प्लस C, यहाँ से मॉड Z कितनी बार आएगा, 3 बार, प्लस मॉड Z1² मॉड Z2² प्लस मॉड Z। इधर से Z के साथ आएगा Z1 बार Z2 बार Z3 बार, इधर से Z बार के साथ आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 Z2 Z3 क्या बना सर ट्रेंगल, तो ये कितना होगा, 0, तो ये इसी का कॉन्जुगेट लिखा है, तो ये भी 0। मॉड Z पता है हमें कितना है, 1/√3 प्लस मॉड Z1 2/√3, मॉड Z2 भी 2/√3, मॉड Z3 भी 2/√3, तो कितना आ गया, ये इंटू 3 कर दिया, तो यहाँ हो गया 1, इधर हो गया 8, हो गया 9, नहीं 4, 4 होगा स्क्वायर 4, ये हो गया। जिस किसी को डाउट हो पूछे। सर मैंने इन सर्कल को
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 लेके किया है, उससे नहीं आ रहा, उससे तो 7/3 आ रहा है। मतलब पूरा डिस्टेंस 2D में चेंज करके किया। हाँ ओके उसमें फिर आपको ए सी बी भी तो निकालना पड़ेगा, निकाला? यस सर, उसी से किया, एसीबी निकाल के। चलो ये पॉइंट तो सिंपल है ये भी। हाँ तो फिर इस जो इन सर्कल इस पे पॉइंट क्या लिया तुमने? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा? नहीं सर, एक एक्स और वाई, पी पॉइंट एक्स और वाई में लिया, एक्स। ओके और फिर अच्छा एक काम करो, वीडियो चालू करो है ना, और जहाँ किया है वो दिखाओ। वीडियो कॉपी दिखाओ। यार फोटो खींच के व्हाट्सएप करो, दिख नहीं रहा है इसको, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? यस सर। ये वाला समझ में आ गया ना जो बताया सर मैंने? क्लास के बाद। हाँ हाँ क्लास के बाद। यस सर, ठीक। ठीक है सर, थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 10। ओके 9 ही आ गया। Mod Z then prove that this point lie on one or other of the two fixed perpendicular straight line। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। Mod Z is equal to 1, तो जो Z है उसका लोकस ये है सर्कल, इसका सेंटर ओरिजिन है, पॉइंट्स ये हो गया -1,0, ये 1,0, 0,1, 0,1, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 1 + Z अपॉन में 1 - Z। तो उसके बाद इसको कुछ मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा ले लिया, तो ये अंडर रूट अल्फा की बात कर रहा है, उन्हें बताना है कि लाइन ऑन वन और अदर ऑफ द टू फिक्स्ड परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, 1 + Z अपॉन में 1 - Z। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + Z अपॉन में 1 - Z। 1 + Z जो होगा 1 + Z, अब Z जो है इस सर्कल में आ रहा है तो Z ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, तो 1 + Z और 1 - Z, ये हो गया 1 - Z, ये हो गया 1 + Z, ठीक है। फाइनल वेक्टर है 1 + Z, तो इधर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इधर यदि मैं Z लेता हूं तो फिर सॉरी यहाँ पर क्लॉकवाइज आ रहा है, इधर एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो होगा e पावर आयोटा π/2, ठीक है। अब इधर बात आती है
ठीक है। तो 1 प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस जेड को यदि मुझे लिखना है तो दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो, तो उसको हमने कोई रियल नंबर ले लिया लैम्डा, ये होगा पाई बाय 2। अच्छा इधर पाई बाय 2 है, इधर माइनस पाई बाय 2 बनेगा, माइनस पाई बाय 2 बोलूँ मैं क्लॉक वाइज, इसको लैम्डा 1 ले लो, इसको लैम्डा ई पावर आयोटा माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब जो हमसे पूछ रहा है वो अंडर रूट अल्फा के बारे में पूछ रहा है, तो अंडर रूट 1 प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस जेड क्या होगा, अंडर रूट लैम्डा 1 ई पावर आयोटा पाई बाय 4 ये होगा, या फिर लैम्डा 2 ई पावर आयोटा माइनस पाई बाय 4। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या तो इधर आएगा या इधर आएगा। आ रही बात समझ? तो आप इसको वेरी करोगे, मैग्नीट्यूड फिक्स है, सॉरी मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है, एम्पलीट्यूड फिक्स है, तो एक लाइन पे आएगा ये कैसे, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है पाई बाय 4, इधर माइनस पाई बाय 4, तो दोनों के बीच का, दोनों लाइन आई उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री ऑब्वियस। तो जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर रूट अल्फा, इसी के बारे में हमें बात करनी थी, तो वो इस लाइन पर आएगा या इस लाइन पे आएगा, तो उसने ये बोला था लाइन 1 और अदर ऑफ द टू फिक्स परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस पे आ रहा है, ये प्रूव करना। यहाँ पर जो 1 और अदर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन बोलने का मतलब ये है कि दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है या इस लाइन पे आ रहा है या इस लाइन पे आ रहा है, ये बोलना चाहिए, ये आपको प्रूव करना था। मतलब सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि ये जो नंबर है ये दो स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है विच आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डिवाइडिंग एफ ऑफ जेड by z minus iota we obtain the remainder I, and dividing by z plus iota we get remainder I, then the remainder upon the division of f of z by z square plus y, ठीक। सिंपल है। आपसे क्या पूछ रहा है कि f of z तो z स्क्वायर प्लस 1 से आपने डिवाइड किया, हमने कुछ फिगर मान लिया cosine z, और हम जानते हैं यदि ये n डिग्री से आप डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो n माइनस 1 होगी, तो हमने रिमाइंडर को ले लिया a z प्लस b। हमारा टारगेट क्या होगा, a और b निकालना। उसके लिए उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि f ऑफ आयोटा, मतलब इससे आप डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर मिल रहा है क्या मिल रहा है, आयोटा, ठीक है। z प्लस आयोटा मतलब f ऑफ माइनस आयोटा कितना दे रखा आपको 1 प्लस आयोटा, बस इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यहाँ यूज कर लेंगे। तो f ऑफ आयोटा, आयोटा रख दिया z की जगह, तो ये तो जीरो हो गया, ये बचा a आयोटा प्लस b, माइनस आयोटा रखा गया नहीं, ये जीरो हो गया, और ये कितना दे रखा 1 प्लस आयोटा, तो इधर से हो गया z की जगह माइनस आयोटा रखा तो माइनस a आयोटा प्लस b, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो तो b हो गया 1 प्लस 2 आयोटा बाय 2, ठीक है। और डिवाइड डिफरेंस ले लो, हो गया माइनस हाफ, रिमाइंडर आ गया, यही पूछा था उसने। आपका आंसर हो जाएगा ए और बी आ गया ना, हो गया काम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन पैराग्राफ के रूप में। पाँच मिनट का टाइम है, 5-20 मिनट डिस्कस करेंगे इसको।
ओके तो आपके पास 3 कर्व है ए बी और सी, ठीक है। उसके बाद उसने जो पूछा है क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स इन द रीजन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा इनइक्वालिटी है, ओके 10 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। तीनों के कॉमन रीजन जो आएगा उसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट निकालना है। इंटीग्रल पॉइंट मतलब दोनों जो कोऑर्डिनेट हो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। दूसरे में है एरिया निकालना है उसी रीजन का। और थर्ड क्वेश्चन है इसी में, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द रीजन एंड हैविंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हमारी जो अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन के लिए रहेगी कि सबसे पहले तो आप कॉमन रीजन निकालो कि किस रीजन की बात कर रहा है। तो ए कर बी, मतलब ए से जो बनेगा रीजन वो वाला निकालना है, फिर बी और सी, ठीक। ओके तो बात करते हैं हम एक एक से। ए की बात करते हैं। ए जो है हमारा लोकस, ए के लिए बात हो रही है। ए है मॉड जेड प्लस वन इज लेस देन और इक्वल टू 2 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड को ले लिया हमने एक्स प्लस आयोटा, तो 2 प्लस एक्स। अब देखो ये मॉड है और ये 2 प्लस एक्स इस मॉड से ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि 2 प्लस एक्स को भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, मतलब एक्स जो है हमारा -2 से बड़ा है, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। जेड को हमने एक्स प्लस आयोटा वाई रखा, प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो यहाँ से आ गया, तो कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्टकट में करूँगा। इधर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x 4x, तो बचेगा 2x 143। तो ये आ गया हमारा एक पैराबोला, ठीक है। पैराबोला का रीजन आ गया, पैराबोला की क्वेश्चन। ओके बी की बात करते हैं। बी में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मॉड जेड -1, तो ये तो सर्कल का है, उसकी इक्वेशन हो जाएगी x -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 और रेडियस 1 है। सी की बात करते हैं। सी में मॉड जेड -1 अपॉन में मॉड जेड प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियस है कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो जेड क्या नहीं हो सकता, माइनस। जेड -1 नहीं होगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप भूल गए तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो जेड -1 नहीं होगा, तब इसको ऐसा लिखा जा रहा है। अब दोनों तो स्क्वायरिंग कर दी तो इसका लोकस आ जाएगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -2x, इधर 2x तो 4x, और इधर बचेगा 1, उधर भी आएगा 1, वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया x लेस देन और इक्वल टू 0। तो पूरी कहानी को हमने 2D में कन्वर्ट कर लिया। ए आ रहा है आपका एक पैराबोला का रीजन, बी आ रहा है एक सर्कल के बाहर वाला रीजन, और सी आ रहा है x लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब डायग्राम बनाते हैं तीनों का। ठीक है, जो हमारा b था वो था x -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। रियल एक्सिस, इमेजिनरी, ठीक। इक्वलिटी लगा दो, इनइक्वलिटी के बाद में सोचेंगे, पहले इक्वलिटी लगा दो। पैराबोला है,
उसका वर्टेक्स है -3/2, ठीक है। पैराबोला कैसा होगा इधर, ठीक है, ये ओरिजिन है। और इसने बोला है ये क्या है, S1 < 0। तो मतलब यहाँ से जो लोकस आया या जो रीजन आएगा वो कौन सा आएगा, अंदर वाला पॉइंट, इस पैराबोला के अंदर वाला पॉइंट प्लस बाउंड्री पॉइंट भी हो सकता है। तो ये वाला पूरा रीजन आ गया अंदर वाला, क्लियर है। यहाँ से ये है एक सर्कल, सेंटर है 1,0 और रेडियस 1 है, तो मतलब ये ओरिजिन पे टच करेगा ये जो सर्कल वाई एक्सिस। तो ये आपका हो गया ए, मतलब अंदर वाला रीजन, ये हो गया बी, और ये कौन सा रीजन देगा, सर्कल के बाहर वाला, ठीक है। और सी है x < ≤ 0, मतलब y एक्सिस के लेफ्ट वाला रीजन, और y एक्सिस के पॉइंट भी इंक्लूड होंगे। तो मैं देखूं ओवरऑल जो आपका आ रहा है, तीनों का जो कॉमन रीजन आ रहा है वो आ रहा है ये वाला। इसी कोई प्रॉब्लम, साथ ही साथ ये बाउंड्री का पॉइंट भी होगा, ये भी होगा, और जिस किसी को ये रीजन ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ सकता है, कोई भी डाउट है ए बी सी में, तीनों में। अच्छा ये वाला था हमारा सी, वाई एक्सिस के लेफ्ट वाला। तीनों का यदि इंटरसेक्शन की बात करता हूँ तो इंटरसेक्शन हमने जो रेड कलर के पेन से जो बनाया, रेड कलर से जो बना हुआ है ये, क्लियर है, ठीक है। और इसमें आपको यदि याद हो तो z-1 नहीं है, तो ये वाला जो पॉइंट है z-1 बोला जाए तो z नॉट इक्वल टू -1, किसके लिए, हाँ इधर z-1 नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, x -1 हो सकता है। तो -1,0 जो पॉइंट आ रहा है, -1,0 यहाँ पे आया, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, मतलब होल बना दिया मैंने वहां पे। तो ये पूरा रीजन एक्सेप्ट ये पॉइंट, ये रेड वाला रीजन, उसमें -1 नहीं आएगा, ये क्लियर है, ठीक है। अब बाकी पार्ट्स पे जाते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया था उन पे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन था नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स इन द रीजन, सेकंड में है इसका एरिया, ठीक। पहले 13 और 14 सॉल्व करते हैं, ओके। तो इस रीजन में कौन कौन से इंटीग्रल पॉइंट है, ठीक है, बाउंड्री भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले तो आ गया, अच्छा ये जो पॉइंट होगा कौन सा होगा, ये निकाल सकते हैं हम, जैसे y0 रख दिया इसमें, तो x क्या आ गया, -3y, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर x0 होगा, हाँ x0 होगा, तो x0 रख दिया, तो y कितना, y² कितना आ गया 3, तो y कितना आ गया √3 और -2, ओके। तो अब इंटीग्रल पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो हमें दिख रहा है -3, या ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, 12 है 13 है, 12 है, ठीक। 12 की बात करते हैं, उसमें इंटीजर पॉइंट पूछा उसने। सबसे पहले तो दिख रहा है -3/2, 0, फिर -1,0 आ रहा है, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसको हटा दिया हमने। उसके बाद ये वाला पॉइंट ओरिजिन भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखें तो -1,1 यहाँ कहीं होगा, या इसके ऊपर भी हो सकता है, तो पता कैसे करें,
तो -1, 1 आप पैराबोला में रख दो, -1, 1 -1 रखा मैंने, तो कितना हो गया ये? -1 रखा तो हो गया 1 और -1, 1 बाउंड्री पे ही आ रहा है भाई, तो ये भी इंटीजर हो गया। तो अगला पॉइंट हो गया -1, 1। ओके, उसके बाद √3 है, तो ओरिजिन तो ले लिया, और एक क्या आएगा 0, 1। ओके, बस और कुछ नहीं मिलेगा ऊपर वाले पोर्शन में। नीचे आ जाओ तो क्या मिलेगा 0, -1 यहाँ गई,